तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th 9th का जो अध्याय फर्स्ट चल रहा है, प्रश्नावली 1.4। इससे पहले जितने भी प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सीरियल से लिंक मिल जाएगा, उसको वहां से देख लेना। या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आप लोगों का प्लेलिस्ट बना है क्लास 9th मैथ से। वहां पे पूरा सीक्वेंस में है वीडियोस, वहां से आप एक एक करके वीडियो देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला प्रश्नावली 1.4। 1.4 इसका पूरा का पूरा हम लोग सोल्यूशन देखने वाले एक ही वीडियो में। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्नावली 1.4 हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहां से हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.4 का ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन आपका अपरिमेय है। बताना है कि जितना भी नंबर्स आपका दिया है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों क्वेश्चनों में से हमको बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा आपका अपरिमेय है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं डिटेल में, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें डाउट जो है वो क्लियर हो सके। अब देखिए, ये आपका पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न दे रखा है कि 2 माइनस करड़ी में 5। अब इसको हमको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। आपको मैंने बताया था कि परिमेय किसे कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि परिमेय उसे कहते हैं जिसे P बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, और Q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को। और साथ ही साथ ये भी हमने बताया था कि P और Q ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ये भी हमने बताया था कि P और Q ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और मैं ये भी बताया था आप लोगों को कि P और Q का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। और अगर वही हम बात करें अपरिमेय कि अपरिमेय किसे कहते हैं, तो अपरिमेय का मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसे हम P बटे Q के रूप में न लिख सकें, जिसे हम P बटे Q के रूप में न लिख सकें। अपरिमेय संख्या वो होता है कि अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या का, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाल दें, उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दें, तो हमेशा आपका अपरिमेय कहलाएगा। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से कटता है, ठीक है, या एक से कटता है। जैसे अभाज्य संख्या आपका 2 हुआ, 2 के ऊपर अगर आप करनी लगा देते हो, 3 हुआ, 3 के बाद आपका 5 आता है, 5 के बाद आपका 7 आता है, 7 के बाद आपका 11 आता है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जिक्र करके बता दिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि 2 माइनस करड़ी में 5 एक परिमेय है या अपरिमेय है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये जो 2 है वो क्या है, आपका परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या हो गया। अगर करड़ी में 5 की अगर हम बात करें तो देखिए करनी में 5 आ गया, मतलब 5 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर करनी लगा है, जाहिर सी बात है कि वो क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये करनी में 5 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग। अब कोई भी दो संख्या है, अगर एक में परिमेय संख्या ले लेता हूं और इधर एक में अपरिमेय संख्या ले लेता हूं, ध्यान समझना। अब इसको मैं चाहे जोड़ूं, चाहे मैं इसको घटाऊं, चाहे मैं इसको गुना करूं, चाहे मैं इसको भाग करूं, ध्यान से समझना। अगर एक परिमेय संख्या है और एक आपका अपरिमेय संख्या है, एक आपका परिमेय संख्या और एक आपका अपरिमेय संख्या है, उसको मैं जोड़ूं, चाहे गुणा करूं, चाहे घटाऊं, चाहे भाग करूं, ठीक है, वो हमेशा ही हमेशा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। इस बात को नोट कर लो, वो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। तो जैसा क्वेश्चन में देखो कि आपका परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, दोनों को क्या किया गया, घटाया गया है। तो घटाया गया है, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, चाहे जोड़ा जाए, वो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इतना डिटेल में आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख कर बता दिया आप लोगों को। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो।
अगला है उसी का दूसरा प्रश्न, उसी का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बोला है यहाँ पे कि 3 प्लस करनी में 23 फिर माइनस करनी में 23। चलो उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखो ये क्या दिया है आपका 3, तो आप लिखोगे 3 प्लस ये करनी में 23 दिया तो आप लिखोगे करनी में 23, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो आप लगाओगे माइनस, करनी में 23 है तो आप लिखोगे करनी में 23। यहां तक चीजें क्लियर हो रहा है, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्लस करनी में 23 और माइनस करनी में 23 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कट जाएंगे या घट जाएंगे, घटेंगे तो जीरो ही आने वाला है, इसलिए हम लोग उसको काट देते हैं कि प्लस और माइनस दोनों चीज अगर सेम है तो क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पे प्लस करनी में 23 माइनस करनी में 23 कट गया, तो बचा क्या है आपका, आपका सिर्फ बचा 3। अब 3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब 3 क्या आ गया आपका, परिमेय, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये कैसी संख्या है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना बात आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इसका आ गए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। यह है आप लोगों का प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न संख्या तीसरा ध्यान से आप लोग समझना क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि 2 करड़ी में यहाँ पे 7 और बटे में दिया है 7 करड़ी में 7। ध्यान से समझना, ध्यान से आप लोग समझना, ये दिया है 2 करनी में 7, ठीक है। नीचे दे रखा है आपका 7 करनी में 7, यही तो है। अब ध्यान से आप एक चीज समझिए, यहाँ पे आप एक नजर आ रहा है आप लोगों को कि करनी में 7 से करनी में 7 ये तो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, आपका इधर बचा 2, इधर बचा आपका 7। 2/7 क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 2/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब कितना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यार, जो नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसको नोट कर लो। इससे आसान कोई आप लोगों को बताने वाला नहीं है पूरे यूट्यूब चैनल पे। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। अब आ गया प्रश्न संख्या आप लोगों का, प्रश्न संख्या आ गया चौथा। इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको देखते हुए डायरेक्ट आप बता दोगे कि ये आपका अपरिमेय है, देखते हुए ही बता दोगे आपका कि अपरिमेय है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सॉल्व करने की क्या जरूरत है सर जी, ये तो ऊपर आपका परिमेय दिख रहा है, नीचे आपका अपरिमेय। आप यही बताया कि परिमेय में अपरिमेय का भाग करो, गुना करो, जोड़ो, घटाओ, आपका अपरिमेय ही आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना चीज याद रखना हमेशा कि कभी भी अगर हम इस तरह नंबर भिन्न में लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो हर कभी भी आपका अपरिमेय नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हम परिमेयकरण करते हैं, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करके ही उसका लास्ट में हम उत्तर बताएंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो 1/करनी में 2, तो नीचे आपका परिमेय आ गया, नीचे आपका क्या आ गया, सॉरी अपरिमेय। ये ऊपर वाला क्या है मैं बता भी देता हूं अच्छे तरीके से, तो आपको चीजें क्लियर हो पाए। ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। शर्त यह है कि हर कभी भी आपका अपरिमेय नहीं होना चाहिए, उसको आप परिमेय बनाओ। परिमेय बनाने के लिए हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। मतलब कि कैसे किया जाता है देखो समझो, यहाँ पे दिया है ना 1/करनी में 2 दिया है ना, तो गुना कर देंगे नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, करनी में 2, तो करनी में 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे, साथ ही साथ करनी में 2 का गुणा हम नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो गुना करोगे तो देखो क्या नजर आएगा, गुना करोगे तो करनी में 2 को गुणा 1 में करोगे, करनी में 2 को गुणा 1 में करोगे तो ये आ जाएगा करनी में 2, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और बटे में ये हो जाएगा करनी में 2 को गुणा करनी में 2 करोगे तो 2 आएगा। करनी में देखो यार ध्यान रखना हमेशा कि करनी में 2 को गुणा जब करनी में 2 में करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 2 आता है, करनी हट जाती है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। तो इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, 2। अब यह आया संख्या। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि परिमेय है या अपरिमेय, क्योंकि हर यहाँ पे क्या आ गया, परिमेय। नीचे हमेशा परिमेय होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो अब हम देखेंगे कि ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला तो आपका अपरिमेय है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो परिमेय है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर अपरिमेय है नीचे परिमेय, तो दोनों में से कोई भी एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वो हमेशा आपका अपरिमेय ही आता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। यह पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा।
मैं चाहता तो डायरेक्ट यही बता देता कि ये तो अपरिमेय है, क्योंकि ऊपर वाला परिमेय है, नीचे वाला अपरिमेय है, जाहिर सी बात है कि अपरिमेय है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसे हमें परिमेयकरण करके इस रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर हमारा हमेशा परिमेय आना चाहिए, ये नियम कहता है। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखो अब इसका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ध्यान से आप लोग समझो। देखो पांचवा प्रश्न को ध्यान से समझो। अब ये दे दिया आपका 2 पाई, क्या दे दिया है? 2 पाई दे दिया। देखो क्या दिया है? 2 पाई दिया है। अब जैसा मालूम है कि 2 पाई, अब यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू पाई। 2 इंटू पाई का ही रूप है, बिल्कुल है। अब ये जो 2 है वो क्या है आपका? 2 जो है वो परिमेय है। 2 जो है वो परिमेय है। हटो भाई, 2 जो है वो क्या है? परिमेय है। 2 जो है वो क्या है? परिमेय है। और पाई जो है वो आपका क्या होता है? अपरिमेय होता है। पाई जो है क्या होता है? अपरिमेय होता है, ये बात आपको भी मालूम है। तो एक संख्या परिमेय आया, एक संख्या अपरिमेय। मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय रहेगा तो गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, भाग करो, वो हमेशा आपका अपरिमेय ही आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? संख्या अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट कर लो। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लो, इतना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो नोट कर लिया आपने? अगला प्रश्न देखो क्या है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोला है। प्रश्न संख्या दूसरा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। मतलब इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं? टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों को हमें क्या करना है? सरल करना है। चलिए एक एक करके इनको हम लोग क्या करते हैं? सरल करते हैं। अब ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला प्रश्न, इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे। चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि 3 प्लस करड़ी में 3, 3 प्लस करड़ी में 3 दे रखा है एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में दे रखा है आपका 2 प्लस करणी में 2, 2 प्लस करणी में 2 एक ब्रैकेट में दे रखा है। इसे हमें सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो। तो एक बार 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दोगे, एक बार करड़ी में 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दोगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? इसमें करेंगे। आपका 2 प्लस करणी में 2, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और एक बार करड़ी में 3 की मल्टीप्लाई जो है वो हम इन दोनों में करेंगे। 2 प्लस करणी में 2। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से आप देखो, उसको आप ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 3 दूनी के 6, प्लस 3 के मल्टीप्लाई करणी में 2 में करोगे तो आ जाएगा आपका 3 करणी में 2। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आने वाला है। बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाओगे। करणी में 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो वही सेम चीज 2 करणी में 3 आएगा। इसके बाद प्लस का गुणा प्लस में, अरे प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो हो जाएगा प्लस। अब करणी में 3 का गुणा करणी में 2 में होगा, ध्यान से समझना। करणी में 3 है, इसका गुणा अगर हम करणी में 2 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा करणी में 3 गुणे 2, जो कि हम लिखेंगे इसको करणी में 6। क्या लिखेंगे? करणी में 6। तब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका करणी में 6। आप इसको कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट जो है ये होगा, अब ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों, नोट कर लीजिए, ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न आ गया दूसरा वाला प्रश्न, इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसका भी वही काम करना है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि यहां पे फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में लिखेंगे ए माइनस बी। यहां तक चीजें क्लियर है? सारे के सारे बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पे ध्यान से आप लोग समझिए, यहां पे ध्यान से आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि ये आपका, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, ध्यान समझो,
अगर इसको मैं बी मान लेता हूं, सेम चीज 3 यहाँ पे भी है, इसको भी मैं ए मान लेता हूं, सेम करनी में 3 यहाँ पे भी, इसको मैं बी मान लेता हूं। इसके में प्लस लगा है और इसके में माइनस लगा है। अब ध्यान से देखिए वही फार्मूला बन रहा है कि नहीं, फार्मूला वही बन रहा है कि नहीं, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं। तो जब ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे 3, तो ए यहाँ पे 3 है तो हम क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और क्या है बीच में माइनस बी का स्क्वायर, बी को हमने माना है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो यह हो जाएगा 9, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। मैंने बताया था कि कड़ी में 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। तो ये आ गया आपका 3। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, और यही हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इतना सरल आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, इतना सरल आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। अच्छे तरीके से नोट कर लो, चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो, आ गया प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोला है कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यह फार्मूला होता है प्लस 2ab, ये क्या होता है फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखो, तो इसको अगर आप a मान लेते हो और इसको अगर आप b मान लेते हो और बीच में आपका प्लस है, तो वही तो पूछा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो पूछा है। और इसी फार्मूले पे आप लोगों को क्या कर देना है तोड़ देना है, इसी फार्मूले पे आप लोगों को क्या कर देना है तोड़ देना है। तो चलिए a का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर, तो a को हमने माना है करनी में 5, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 5 का स्क्वायर। चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को। प्लस बी स्क्वायर, बी को हमने करनी में 2 माना है तो हो जाएगा यहाँ पे करनी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बीच में आप लगाओगे प्लस, क्या है 2, तो आप लिखोगे 2 इंटू ए हमारे पास करनी में 5 है तो हम लिखेंगे करनी में 5। इसके बाद बी को हमने माना है करनी में 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2। अब इसको हल करोगे तो करनी में 5 का स्क्वायर, करनी हट जाती है तो 5 बचेगा। इसी तरह करनी में 2 का स्क्वायर, करनी हट जाएगी तो सिर्फ 2 बचेगा। और प्लस, ध्यान से समझना, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, और इंटू करनी में 5 करनी में 2, ये आपस में जुड़ जाएगा तो 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा आपका करनी में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चीजें क्लियर है, तो इसे जोड़ोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और प्लस अब 2 करनी में 10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 2 करनी में 10, 2 करनी में 10। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, यह हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को ना 7 प्लस 2 करनी में 10 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक एक वर्ड बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या बोला है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला ध्यान से पढ़ते हैं उसको। ठीक है, देखो अब दिया है सेम चीज, वही जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि इसको अगर आप ए मान लेते हो और इसको अगर आप बी मान लेते हो, तो सेम इसको भी ए मानोगे इसको भी बी मानोगे, क्योंकि करनी में 5 यहाँ पे भी है, करनी में 5 यहाँ पे भी है, करनी में 2 यहाँ पे भी है, करनी में 2 यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे आपका प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अरे यार ये तो ए स्क्वायर और क्या है माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो चलिए बस रख दीजिए, इसी फार्मूले पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए को हमने माना है करनी में 5, तो हो जाएगा करनी में 5 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी को हमने माना है करनी में 2, तो हो जाएगा करनी में 2 का स्क्वायर। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। तो करनी में 5 का स्क्वायर करोगे तो करनी हट जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये तो सिर्फ 5 आएगा। माइनस करनी में 2 का स्क्वायर करोगे तो करनी हट जाती है तो सिर्फ 2 आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2। 5 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 3, और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। मेरे प्यारों बच्चों अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो। 3 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या तीसरा आ गया। प्रश्न संख्या तीसरा थोड़ा ध्यान से समझो। बोला है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि,
पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, वृत्त की परिधि को हम मान लेते हैं सी, और उसके व्यास मान लीजिए क्या है डी, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। क्या है? पाई अपरिमेय है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। अब ध्यान से समझना आप लोग। अब इसने बोला है कि परिधि को मान लो सी, परिधि को मान लो सी। इसने बोला है कि पाई बराबर दे रखा है कि सी बटे डी है। ध्यान से समझना, ठीक है, पाई बराबर सी बटे डी दे रखा है। अब सी को माना है वृत्त की परिधि, इसको सी को मान लिया कि सी जो है वो परिधि है वृत्त की, ठीक है, जो जो दिया है उसको लिखिए परिधि। और डी को माना है क्या? व्यास। देखो कह रहा है कि उसके व्यास को मान लीजिए डी, तो व्यास हो गया आपका डी। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों को। अब मैं यहां एक सर्किल बना लेता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा पूरा ध्यान से, ठीक है। यहां पे मैं एक सर्किल बना लेता हूं, ये है भाई सर्किल, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं कहीं से, यहां से कलर फ्रेम से चेंज हो सकता है। रेड कलर ले लेते हैं, हुआ कि नहीं रेड कलर? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर भी हो गया। चलिए ठीक है, यहां से मैं ये भी ले लेता हूं, हो जाएगा कि नहीं भाई? नहीं, ये सर्किल बन गया, सर्किल बन गया। सर्किल बनने के बाद यहां से मैं चाहूंगा तो एक व्यास भी ले सकता हूं, ठीक है। अभी मैं लेके बताता हूं, ध्यान समझो। अभी ये क्या हो गया आप लोगों का सर्किल, ये बीच में क्या होता है? केंद्र। ये बात आपको भी मालूम है, बीच में क्या होता है? केंद्र। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया सर्किल, बीच में केंद्र हो गया। ध्यान समझना। अब यहां पे अगर मैं ये लूं तो हो जाएगा त्रिज्या आर, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ध्यान समझना। अगर इधर पूरा का पूरा भी त्रिज्या ले लूं तो भी हो जाएगा आर, और आर आर मिलकर हो जाता है 2r, और 2r को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, जो कि डी के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, परिधि किसे बोलते हैं? ये जो राउंड होता है, यहां से मैं स्टार्ट किया, पूरा एक चक्कर मार के चलाऊंगा तो उसे बोलते हैं परिधि। परिधि हमको कितना दिया है? सी दिया हुआ है। अब हमको ये बोला है कि पाई बराबर सी बटे डी है, और कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप बताइए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे कि सर पाई तो आपका अपरिमेय है, लेकिन सी बटे डी जो है वो आपका परिमेय है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सी बटे डी, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप कहोगे कि सी बटे डी क्या है? आपका परिमेय है, और ये आपका अपरिमेय है। चीजें आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। कुछ बच्चे तो यही कहेंगे कि आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर विरोध पैदा करना है हमको। कैसे? समझो। ये बताओ कि हमने ये जो व्यास दिया है डी, व्यास क्या दिया हुआ है? डी। तो क्या डी को हम मान सकते हैं कि डी का जो वैल्यू है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, डी का जो वैल्यू है, व्यास जो है, उसको मैं मान सकता हूं कि ये तो 3.01254 इतना सेंटीमीटर है। बात को समझना ध्यान से, इतना सेंटीमीटर है। कोई जरूरी नहीं है कि व्यास को हम एक फिक्स वैल्यू ही मानेंगे कि व्यास 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो सन्निकटन मान भी हो सकता है। सन्निकटन मान का मतलब, अगर मैं डी का वैल्यू इतना बड़ा रख देता हूं तो आप इसका एक वैल्यू मानोगे, एक सन्निकटन मान मानोगे। इसको कहोगे कि मैं इतना बड़ा वैल्यू नहीं रखूंगा, आप कहोगे कि डी बराबर 3.01 सेंटीमीटर होगा, 01 सेंटीमीटर होगा। आप इतना एक फिक्स वैल्यू मान लेते हो। हालांकि ये फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये सन्निकटन मान होता है। और ये जो डी का वैल्यू हमने इतना बड़ा माना है, ये कैसा आपका एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसा आपका अपरिमेय संख्या है। अब हो सकता है कि जो इसकी परिधि है, परिधि आपका अपरिमेय संख्या में मान लेता हूं कि परिधि जब मैंने इसका मेजर किया तो मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर इसका परिधि आया, 10 सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया। और व्यास को हमने माना है डी बराबर 3.01 सेंटीमीटर, जो कि एक अपरिमेय संख्या। आप ध्यान समझना। अब ये आपका पाई जो है वो आपका क्या है? ध्यान समझना, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बराबर सी जो है अब बटे डी। ध्यान समझना, डी को हमने क्या माना है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि डी का वैल्यू कितना है। और सी परिधि को माना 10 सेंटीमीटर, जो कि एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय है, तो आपका अपरिमेय ही कहलाता है। तो ये आपका अपरिमेय हो गया। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और ये जो वैल्यू है, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। मतलब ये आपस में दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये आपस में क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। तो वही बोला है कि इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक बिल्कुल अपरिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि सी बटे डी भी अपरिमेय संख्या हो सकता है।
सी बटे डी भी अपरिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि सी बटे डी जो है वो परिमेय ही होगी, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं का मान भी ले सकते हैं इसमें, व्यास को, या तो हम चाहेंगे तो त्रिज्या जो परिधि है, परिधि को भी हम अपरिमेय संख्याओं में गिनती कर सकते हैं। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारी चीजें अब समझ में आ गया। चलिए, तो यहां पे लिख दीजिएगा एक लाइन कि डी का मान, डी का मान अपरिमेय है, डी का मान अपरिमेय है, ठीक है, तथा 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 सी का मान, तथा सी का जो मान है, सी का मान वो आपका परिमेय है। डी का मान अपरिमेय तथा सी का मान परिमेय है, इसलिए यह आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, इसलिए आपका अपरिमेय होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे डी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई बराबर सी बटे क्या हो जाएगा? डी होगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सारे के सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने का था, वो प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि आप कैसे इसको मतलब हमें समझाओगे। ठीक है, अब यह प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 4। ध्यान से समझना, प्रश्न संख्या 4 क्या बोला है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर करनी में 9.3 को निरूपित कीजिए। अब देखो, संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना, बिल्कुल हो जाएगा। एक हम लोग संख्या रेखा ले लेते हैं, यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं? एक संख्या रेखा, ध्यान समझना है। यहां से मैं एक संख्या रेखा ले लेता हूं, इसका कलर मैं ब्लैक रख देता हूं। चीजें यहां तक क्लियर है? संख्या रेखा हमने ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। अब यहां पे जो है पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं ए, ये पॉइंट क्या हो गया? ए, ठीक है। और इस पॉइंट, यहां पे जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं बी। ध्यान समझना, ए और बी हमने एक पॉइंट नंबर मान लिया, और बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने यहां पे एक बिंदु सी मान लिया। 1 सेंटीमीटर की दूरी, इनके बीच सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी, इस बात को ध्यान में रखना। यहां पे कितना है? 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। और यहाँ ए बी जो है, इसको हमने माना है 9.3 सेंटीमीटर। 9.3 सेंटीमीटर दूरी हमने भरा हुआ है ए से लेके बी तक। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? अब ये जो ए बी है, ए सी है, ध्यान समझो, ये जो आपका ए सी है, ए सी को यहाँ पे समद्विभाजित करोगे, ठीक है, बराबर भागों में काटोगे। समद्विभाजित कैसे किया जाता है कि ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी भरकर, आधे से अधिक दूरी भरकर एक ऊपर चाप लगाओगे, ठीक है, एक नीचे चाप लगाओगे। इसी तरह सी को केंद्र मानकर, ठीक है, एक ऊपर चाप लगाओगे, एक नीचे चाप लगाओगे। जब यहाँ पे चाप लगाओगे ना मेरे प्यार बच्चों, तो ध्यान दीजिए कि ये कहां पे एक दूसरे को काटेगा, मैं बताता हूं। यहाँ पे ऐसे ऐसे काटेगा, इसको बीच में ऐसे ऐसे काटेगा। अब इसको क्या कर दोगे? यहाँ पे मिला दोगे। तो मैं यहाँ पे मिला देता हूं लाइन के हिसाब से। जब करोगे ना, देखो मैं बताता हूं कहाँ मिलेगा ये क्या हो रहा है भाई, हटो यहाँ से तुम, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं मिलाता हूं ये, यहाँ पे ध्यान से समझना आपको, ध्यान, ठीक है। जब आप लंगड़ा प्रकार से करोगे ना, तो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, जब इसको काटोगे ना, तो एक आपका यहाँ कटेगा और एक आपका यहाँ पे नीचे कटेगा। जब इसको मिलाओगे तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा आप लोगों का, मतलब समद्विभाजित हो गया। 2 बराबर भागों में इसको आपने क्या कर दिया? बांट दिया, ठीक है। फिर क्या करोगे यहाँ पे? अब करोगे कि एसी दूरी भरकर, ठीक है, या तो यहाँ पे इसको ओ मान लो, सिंपल ओ, यहाँ पे जो माना है ओ। अब ओसी दूरी भरकर, ओसी दूरी भरकर यहाँ पे एक प्रकार लगाओगे, ओसी दूरी भर के एक प्रकार लगाओगे। जब प्रकार लगाओगे तो आप देखोगे कि यह इसको ऐसे पूरा का पूरा कर देगा, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा वहां पे कवर कर देगा इसको। अब क्या करोगे? यहां तक चीज समझ में आ गया? सबसे पहले क्या हमने किया कि एसी, ठीक है, एसी को हमने क्या किया? समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। एसी को हमने क्या किया? सबसे पहले समद्विभाजित किया, एसी को समद्विभाजित किया। और यहाँ पे दूरी भी लिख लीजिएगा, ए बी, ए बी बराबर हमने माना इसको 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद बी से बीसी दूरी जो हमने लिया, वो कितना लिया? 1 सेंटीमीटर लिया। फिर हमने क्या किया कि ओसी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया, ठीक है। हम लिखेंगे ओसी को त्रिज्या मानकर, ओसी को त्रिज्या मानकर, ओसी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया,
ओसी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया, चाप लगाया, ठीक है, चाप लगाया, ठीक है। अब क्या करोगे यहां पे ध्यान समझो। अब ये जो बी दिख रहा है, बिंदु बी पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब लिखना कि बिंदु बी पर लिखोगे कि बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे कहां पे, बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर जब 90 अंश का कोण बनाओगे तो सीधा जाएगा, क्या जाएगा, सीधा जाएगा। तो मैं एक यहाँ पे लाइन ले लेता हूं सीधा, ठीक है, यहां से मैं एक लाइन ले लेता हूं ऐसे, ये क्या हो गया, सीधा ऐसे, ठीक है। इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लैक, ठीक है, ध्यान समझो। 90 अंश का कोण बनाओगे तो ये सीधा जाएगा। कितना अंश का कोण बन गया यहाँ पे, 90, 90 अंश का कोण बन गया, जो कि इसको किस बिंदु पे काटा, यहाँ पे डी बिंदु पे काटा, ठीक है, किस बिंदु पे काटा, डी बिंदु पे काटा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सी लाइन है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इस सी लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे। ध्यान देना, तो इधर जब बढ़ता है तो आप लोगों का +1 +2 +3 ऐसे जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लेना ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +2, और ये हो गया आपका +3, ये हो गया आपका +4, ठीक है। अब क्या करना कि बी और डी को दूरी भरकर यहाँ पे एक चाप लगाओगे, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ठीक है, अब ये जो आप दूरी आप है, ये आपका है करनी में 9.3 सेंटीमीटर, और जो ये पॉइंट गिरा है इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे करनी में 9.3 सेंटीमीटर। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे आप लोगों को करना है मेरे प्यार बच्चों। मेरे पास लंगड़ा प्रकार नहीं था ना, तो मैं लंगड़ा प्रकार लेकर अच्छे तरीके से करता, हालांकि इसी पे मैं समझा दिया हूं। इस तरह अगर करोगे तो आप लोगों का काम बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण आपने बनाया, तो 90 अंश का कोण जब आपने बनाया तो वो बिंदु डी पर काटा, ठीक है, बिंदु लिखोगे बिंदु डी पर काटा, बिंदु डी पर काटा, काटा कि नहीं, देखो बिंदु डी पर काटा, ठीक है। अब बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया, लिखेंगे कि बी डी को त्रिज्या मानकर, बी डी को त्रिज्या मानकर, बी डी को त्रिज्या मानकर एक हमने चाप लगाया, एक चाप लगाया, ठीक है, बी डी को त्रिज्या मानकर हमने एक चाप लगाया, ठीक है। देखो चाप लगाए हो, और जिस बिंदु पे गिरा है इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं क्यू, ठीक है, जो कि लिखोगे आगे, जो कि बिंदु, जो कि बिंदु क्यू पर, जो कि बिंदु क्यू पर गिरा, और बिंदु क्यू ही लिखोगे, और बिंदु क्यू ही, और बिंदु क्यू ही करड़ी में 9.3 सेंटीमीटर होगा, 9.3 सेंटीमीटर होगा। अब इतना कोई नहीं बताएगा, मैं पूरा का पूरा लिख कर बता दिया हूं, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट लिख कर बता दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 5वां आ गया। क्या बोला है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। मैंने शुरू में ही एक आपको परिमेकरण करके दिखाया था, तो बोला है कि हरों का ही परिमेकरण होता है। देखो यहाँ पे टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, कैसे परिमेकरण करते हैं हरों का मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से आप समझना, यहाँ से कलर थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पहला प्रश्न, इसका हरों का हमें परिमेकरण करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया ना कि 1 बटे क्या दिया है, करनी में 7। अब 1 बटे करनी में 7 दिया है, तो हमको हर को देखेंगे, हर क्या है, करनी में 7। अब हर जो है करनी में 7 है, तो करनी में 7 को गुणा हम ऊपर भी कर देंगे, और करनी में 7 का गुणा हम किस में कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है सारे के सारे बच्चों को। अब देखो 7 करनी में 7 को गुणा 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा करनी में 7। अब ये देखो करनी में 7 को गुणा करनी में 7 में होगा, तो करनी हट जाती है, हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये हो गया आंसर। मैंने बताया था ना कि परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हर का मान अपरिमेय नहीं होना चाहिए। देखिए हर का मान परिमेय आ गया, मतलब ये हमारा परिमेयकरण हो गया। बस ये हो गया फाइनल आप लोगों का आंसर पहले प्रश्न का। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे इस प्रश्न को परिमेयकरण करना है, तो प्रश्न हमारे पास कि 1 बटे करनी में दिया हुआ है 7 और माइनस करनी में दिया हुआ है 6। ध्यान से समझना, इसका अगर आपको परिमेयकरण करना है तो आप परिमेयकरण कैसे करोगे। तो देखो ध्यान से, जब इस प्रकार आ जाए परिमेयकरण करने के लिए
तो ये जो करनी में 7 है तो करनी में 7 लिखोगे। बस अंतर ये होता है कि ये वैल्यू माइनस में है तो वहां पे प्लस में हो जानी चाहिए, ये माइनस में है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो करनी में 7 प्लस करनी में 6 का गुणा ऊपर भी, और करनी में 7 और प्लस करनी में 6 का गुणा नीचे भी, ठीक है। चिन्ह का बस हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। अब इसको हल कीजिए, जब हल करेंगे तो इसका गुणा 1 में होगा तो उतना ही वैल्यू आने वाला है कि करनी में 7 और प्लस करनी में 6 ही आने वाला है। और बटे में ए आपका देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने फार्मूला आपको बताया था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे करनी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी को हमने माना यहाँ पे करनी में 6, तो करनी में 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारे बच्चों को। अब इसको जब हल करोगे तो ऊपर तो वही वैल्यू आपका रहेगा, करनी में 7 और प्लस करनी में 6 रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है आपको। इसके बाद बटे में नीचे क्या हो जाएगा, करनी में 7 का स्क्वायर करोगे तो करनी हट जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे क्या दिया है, करनी में 6 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा 6, करनी हट जाएगी। अब यह हो जाएगा आप लोगों का करनी में 7 और प्लस करनी में 6, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1। तो नीचे 1 तो नहीं लिखते हैं, नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर इतना लिख सकते हो कि करनी में 7 और प्लस करनी में 6, यह हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि 1 छिपा रहता है, 1 को नोट नहीं करते हैं, जल्दी से आप नोट कर लो। करनी में 7 और करनी में कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नोट कर लिया आपने, दिख रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 3। इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना, ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिमेयकरण करना है तो हम लिखेंगे 1 बटे, क्या लिखेंगे 1 बटे करनी में 5 दे रखा है और प्लस करनी में क्या दे रखा है 2 दे रहा है। परिमेयकरण करने के लिए चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये बात आपको भी मालूम है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे करनी में 5 है तो करनी में 5 रहेगा। अब क्या होगा, ये प्लस में है तो बस माइनस हो जाएगा, बस यही काम करना है। अब इसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। चलो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ऊपर 1 में गुणा होगा तो उतना ही आने वाला है, करनी में 5 और माइनस करनी में 2 ही आने वाला है। और नीचे जब देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, सेम प्रोसेस वही आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला तो यही होता है, बस वैल्यू आप रख लो, वैल्यू आप रख लो यहाँ पे। अब a स्क्वायर, a को हमने माना है करनी में 5, तो हो जाएगा करनी में 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और माइनस बी को हमने माना है करनी में 2, तो करनी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर उतना ही आने वाला है, करनी में 5 माइनस करनी में 2 ही आने वाला है। और नीचे क्या होगा कि करनी में 5 का स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा, माइनस करनी में 2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसको हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे कि करनी में 5 माइनस करनी में 2, ऊपर यही रहेगा, और नीचे 5 में से 2 घटा दोगे तो नीचे आ जाएगा 3। लो भाई आंसर, लो भाई आंसर, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मैं हट गया, नोट कर लो, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 4। इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना, ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे कि 1 बटे क्या दिया है, करनी में 7 माइनस 2, तो हम क्या करेंगे जब गुना करेंगे तो ये करनी में 7, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ बस यही काम करना और कुछ नहीं। उसी प्रकार नीचे भी उन्हीं चीजों का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे चलिए हल करते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसका गुणा 1 में करोगे तो उतना ही वैल्यू आना है, करनी में 7 और प्लस 2 ही आना है। और इसका देखो a माइनस बी और a प्लस बी, वही फार्मूला कि a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो फार्मूला तो वही काम करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर, a मतलब करनी में 7, तो हो जाएगा करनी में 7 का होल स्क्वायर, और माइनस b हमारे पास है क्या 2, b हमारे पास क्या है 2, तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। जब इसे हल करोगे तो ऊपर सेम वैल्यू रहेगा आपका, करनी में 7 प्लस 2 ही रहने वाला है, ठीक है। और जब नीचे हल करोगे तो यहाँ पे करनी में 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 7, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 4। अब देखिए आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 7 प्लस करनी में 2 तो रहेगा, और नीचे हो जाएगा आपका 7 में से 4 घटाओगे तो 3, 7 में से 4 घटाओगे तो 3। लो भाई यह आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब इससे बाहर कहां आने वाला है मेरे प्यार बच्चों, इतना बेहतरीन कहां कोई आप लोगों को समझाने वाला है, ठीक है। आगे आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन है ही नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था।
अब यह प्रश्नावली पूर्ण रूप से हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जितना हो सके उतना डिटेल में एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास मैंने किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।